एपिसोड 34। रिवर फ्लावर सिटी छोड़ने के बाद एस और ईवा पश्चिम दिशा की ओर जा रहे थे, क्योंकि सभी बड़ी शहरें पश्चिम में थीं। वे रेड माउंटेन सिटी जा रहे थे, जो पश्चिमी और पूर्वी लो लेवल लैंड के बीच कहीं थी। रेड माउंटेन सिटी रिवर फ्लावर सिटी के आसपास की सबसे नज़दीकी वन स्टार सिटी थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ग्रांट या केल्बी परिवार का कोई व्यक्ति वन स्टार सिटी में स्वतंत्र रूप से घूमने की हिम्मत नहीं करेगा। रेड माउंटेन सिटी रिवर फ्लावर सिटी से 5 दिन की दूरी पर थी। वे जंगल में पूरी गति से कई मीलों तक यात्रा करते रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि वे दोनों परिवार उनके पीछे रोगों को भेज सकते हैं। एस लगभग अपनी सारी ची खर्च कर चुका था, इसलिए 6 घंटे की यात्रा के बाद वे दोनों एक खाली गुफा ढूंढते हैं रात के लिए आराम करने के लिए। उन्होंने अपने निशानों को छिपाया और सावधानीपूर्वक गुफा का प्रवेश द्वार बंद किया। ईवा ने अंधेरी गुफा में आग जलाई। मेरा बैग दो, मैंने उसमें कुछ राशन रखे हैं। जब एस अपना काम कर रहा था, ईवा ने यात्रा के लिए सब कुछ अपने बैग में पैक कर लिया था। एस दीवार से टिककर भारी सांस ले रहा था। उसका चेहरा फीका पड़ गया था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ची का उपयोग कर लिया था। आज मैंने खुद को हद से ज्यादा थका दिया है। उसने कड़वी मुस्कान दी। तभी ईवा की मीठी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। उसने तुरंत अपने थीफ स्पेस से ईवा का बैग निकाला। ईवा ने देखा कि एस ने उसका बैग हवा से बाहर निकाल लिया और फिर से हैरान रह गई। वो एस के थके हुए चेहरे को भूलकर बच्चे जैसी जिज्ञासा से पूछ बैठी, अब जल्दी बताओ, तुम रायलन जैसी चीजें कैसे कर सकते हो? एस थोड़ा आराम करना चाहता था, लेकिन ईवा को अच्छी तरह जानता था, अगर उसने नहीं बताया तो वो पूछती ही रहेगी। हाय, उसने बेबस होकर सांस छोड़ी और कहा, ऐसा है कि आज की मीटिंग में मैंने रायलन को देखा। एस ने उसे आज हुई सारी घटनाएं बताईं, जबकि ईवा टिमटिमाती आंखों से सुनती रही। 15 मिनट बाद एस की कहानी खत्म हुई। ईवा अवाक होकर उसे देख रही थी, जैसे वो कोई राक्षस हो, जबकि एस जंगली जानवर की तरह पका हुआ मांस खा रहा था। तुमने तुमने ये सब आधे घंटे में कर दिया? उसने कांपती उंगली से एस की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। उनकी मूल योजना थी कि जब एस ग्रेसी का भरोसा जीत लेगा तो वो उससे ग्रांट परिवार के खजाने के बारे में कुछ जानकारी उगलवा लेगा। फिर एस ईवा को बताएगा। ईवा को केल्बी परिवार के छिपे खजाने के बारे में पहले से पता था, जिससे एस को चिंता नहीं थी। फिर एस ग्रांट परिवार का खजाना लूटेगा और उसके बाद केल्बी परिवार का, और इस तरह वे दोनों परिवारों के खजाने खाली कर देंगे। लेकिन एस ने यह सब आधे घंटे में कर दिया, और साथ ही एक पौराणिक वस्तु स्टोरेज स्पेस ट्रेजर भी पा लिया। ईवा स्तब्ध रह गई। तो वाफ हुआ? तो क्या हुआ? एस ने मुंह भरे हुए घमंडी स्वर में कहा। धीरे खाओ वरना घुट जाओगे, ईवा ने गुस्से में कहा। पर उसके दिल में इस बार एस के लिए एक छिपी हुई प्रशंसा थी। मुझे बताओ, तुम्हें रायलन की स्पेस रिंग के बारे में कैसे पता चला, और उसे ये कहां से मिली? मुझे नहीं पता उसे कहां से मिली, पर इतना तय है कि वो इस तरह की चीजें खरीद नहीं सकता। मेरा अनुमान है कि उसे ये रिंग किसी किंगडम के मरे हुए व्यक्ति से मिली होगी। जहां तक बात है कि मुझे कैसे पता चला, वो एक व्यापारिक रहस्य है। एस ने रहस्यमयी मुस्कान दी। अब एस को पूरा यकीन हो गया था कि ये सिस्टम इस दुनिया से बाहर की किसी जगह से आया था, क्योंकि उसने उसे थीफ्स स्पेस जैसी शक्ति दे दी थी। उसने ठान लिया था कि वो इस सिस्टम के बारे में किसी को नहीं बताएगा, यहां तक कि अपनी छोटी बहन एलिना को भी नहीं। ठीक है, मुझे पता है तुम्हारे अपने राज हैं। अब मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दो ताकि मैं इस अभिशप्त मुखौटे से छुटकारा पा सकूं, ईवा ने कहा। एस ने देर न करते हुए 3 पतले पत्थर के स्लेट निकाले, जिन पर रहस्यमयी निशान बने हुए थे। ये आइटम दास अनुबंध थे। ईवा का मुखौटा एक उच्च स्तरीय आइटम दास अनुबंध था, जो विशेष रूप से ची फाउंडेशन बिल्डिंग रिल्म या अन्य जातियों के शक्तिशाली व्यक्तियों पर काम करता था। इनमें से कौन सा तुम्हारा है? एस ने पूछा। ईवा की आंखें चमक उठीं और उसने बीच वाले स्लेट की ओर इशारा किया, जिस पर लोमड़ी जैसा निशान था। वो वाला मुझे दो, उसने उत्साहित होकर कहा। एस ने बिना कुछ कहे स्लेट उसे दे दिया। ईवा ने अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को तोड़ा, और उसी क्षण उसके चेहरे पर लगा मुखौटा दरारों से टूटने लगा और अंततः चकनाचूर हो गया।
कई वर्षों बाद ईवा का असली चेहरा सामने आया। एस उसे देखकर स्तब्ध रह गया। ईवा का चेहरा अंडाकार था। उसकी त्वचा दूध जैसी गोरी और कोमल थी। वो छोटी एलिना से किसी भी तरह कम नहीं थी। एक परिपक्व और मोहक सुंदरता जिसकी आंखों में लोमड़ी जैसी चमक थी। एस सांस लेना लगभग भूल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी और में भी अलीना जैसी दिव्य सुंदरता हो सकती है। ईवा ने एस को यूं मूर्खों की तरह घूरते देखा और मुस्कुराते हुए छेड़ा, क्या हुआ? क्या तुमने पहले कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी? एस झेंप गया और मुंह पोंछते हुए नजरें फेर लीं। लेकिन अचानक उसे अपने शरीर में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। ईवा की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। उसका ची स्तर उछलने लगा। तीसरा द्वार, चौथा, पांचवां। कुछ ही सेकंड्स में ईवा की साधना ची गेट्स रिल्म के शिखर तक पहुंच गई। वो केवल एक कदम दूर थी, ची फाउंडेशन बिल्डिंग रिल्म से। ये क्या हो रहा है? ईवा ने अविश्वास में कहा। एपिसोड 35। एस भी अभिभूत था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो एक ही पल में रायलन के समान स्तर पर पहुंच जाएगी। मुझे लगता है इसका कुछ संबंध उस दास अनुबंध से है। उसने एक बेतुका अनुमान लगाया। मेरे भी यही विचार हैं। ईवा ने एस से सहमति जताई। वे दोनों सही थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि इन दास अनुबंधों की सबसे डरावनी बात यह है कि वे अपने धारक को कभी भी ची रिवर रेल में प्रवेश नहीं करने देते। धारक के शरीर पर मौजूद वो दास वस्तु लगातार उसकी ची को चूसती रहती है और केवल एक छोटे से रेल्म को पार करना भी बेहद कठिन बना देती है। पूरे रेल्म की बात तो दूर है, लेकिन यदि किसी तरह वस्तु का धारक ची रिवर रेल में प्रवेश कर लेता है तो वो दास वस्तु अपने धारक से वर्षों से चूसी गई सारी ची वापस छोड़ देती है और स्वयं विनाश कर लेती है, और उस वस्तु का धारक भी उस वस्तु के साथ मांस का लोथड़ा बन जाता है। रायलन ने इस बहुमूल्य वस्तु दास अनुबंध को ईवा पर बर्बाद कर दिया ताकि वो उसे नियंत्रित कर सके, लेकिन उसे भी यह नहीं पता था कि यह वस्तु इन वर्षों में ईवा की आधी से अधिक ची चूस चुकी थी। यही कारण था कि वो आधी डेविल होने के बावजूद अब तक ची गेट्स रेल्म के दूसरे चरण में अटकी हुई थी। अब अनुबंध समाप्त हो गया था, इसलिए वो सारी ची जो वर्षों से उस मास्क में संग्रहित थी ईवा को वापस मिल गई और वो एक ही कदम में ची गेट्स रेल्म के पीक लेवल तक पहुंच गई। इसके अलावा क्योंकि ईवा आधी डेविल थी, उसकी साधना में कोई भी बाधा नहीं थी जब तक कि वो ची रिवर रेल्म तक ना पहुंच जाए। ईवा ने भावनात्मक होकर सोचा, मुझे लगता है ये उन वर्षों की पीड़ा के बाद मेरा पुरस्कार है। अब वो सच में स्वतंत्र थी। एज अब भी ईवा के आकर्षक चेहरे को देख रहा था। वो खुद से बुदबुदाया, ईवा जैसी शक्तिशाली सुंदरी का टीम में होना बुरा तो बिल्कुल नहीं है। एज ख्यालों में खोया हुआ था जब ईवा की निगाहें फिर से उस पर गईं और वो तुरंत घबरा गया, नजरें हटाकर थोड़ा लाल हो गया जैसे कोई गलती करते पकड़ा गया हो। ईवा ने एज का मूर्खतापूर्ण चेहरा देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम पहले खाना खा लो। मैं साधवा करने जा रही हूं क्योंकि मेरी शक्ति अचानक बढ़ गई है और मुझे लगता है कि मैंने अपने डेविड क्लाइन की कुछ नई यादें भी जागृत कर ली हैं। इसलिए मुझे परेशान मत करना और मेरी ओर कोने से झांकना बंद करो। अगर देखना है तो सीधे देख लो, मैं रोक नहीं रही हूं। आखिरकार मैंने भी तो इतने सालों में अपना चेहरा नहीं देखा और तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे देखा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे के भाव देखकर लगता है कि मेरा चेहरा इतना भी बुरा नहीं है। ईवा ने हंसते हुए एस को चिराया, जिसका चेहरा अब और भी लाल हो गया था। एस ने जबरदस्ती अपना ध्यान खाने पर लगाया। वो एक अजीब सी भावना महसूस कर रहा था। मैं आज इतना बेवकूफ जैसा व्यवहार क्यों कर रहा हूं? ऐसी सुंदरियां तो पहले भी देखी हैं। वो फिर से खाने लगा और ईवा गुफा के कोने में बैठकर कुछ बड़बड़ाने लगी। वो अपने डेविल क्लैन की साधना टेक्निक का अभ्यास कर रही थी। खाना खत्म करने के बाद वो बहुत बेहतर महसूस करने लगा। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने उत्साह से मन में कहा, सिस्टम, मैंने अपना दूसरा मिशन पूरा कर लिया, तो मेरे इनाम कहाँ हैं? उसने सहयोग से 500 से अधिक टीपी अर्जित किए थे और अब उसने मिशन पूरी तरह से पूरा कर लिया था, इसलिए वो शानदार इनाम की उम्मीद कर रहा था। खासकर वो जॉब मिशन, वही उसे सबसे ज्यादा उत्सुक कर रहा था। काले रंग का मिशन पैनल एस की आंखों के सामने प्रकट हो गया। क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। मिशन पैनल, सम्मानित दर चोर की प्रतिष्ठा। कोई चोर से चोरी करने की कोशिश कर रहा है और यह अस्वीकार्य है, इसलिए होस्ट को उस घटिया चोर को दिखाना होगा कि असली चोर कौन है। होस्ट को पूरे कैल्बी परिवार के खजाने को खाली करना होगा। चोर का सम्मान तुम्हारे हाथों में है होस्ट। स्टेटस कंप्लीट। होस्ट प्रदर्शन का स्कैन किया जा रहा है। 1 2 3 100% कंप्लीट। रिजल्ट, प्रदर्शन रेटिंग औसत। पहले 3 मिशन के लिए रिवॉर्ड 2x होंगे। दूसरा 2x रिवॉर्ड अब दिया जाएगा। 2x रिवॉर्ड EXP = 5000,
SP इक्वल टू 2000, TP इक्वल टू 850 रिवॉर्ड्स होस्ट के स्टेटस में जोड़ दिए गए हैं। दूसरा रिवॉर्ड जॉब मिशन दिया गया है। जॉब मिशन होस्ट को लो लेवल की भूमि के नंबर 1 सिटी की सिटी लॉर्ड की हवेली में एक सम्मानित दर चोरी करनी होगी। रिवॉर्ड्स थीफ पैनल अनलॉक किया जाएगा, शॉप को अपडेट किया जाएगा और अन्य पुरस्कार होस्ट के प्रदर्शन पर आधारित होंगे। समय सीमा 5 वर्ष। विफल होने पर दंड। सिस्टम अगले 50 वर्षों तक कार्य नहीं करेगा। एस ने ये सारी जानकारी उत्साह से देखी और सुनी, लेकिन जब उसने सुना कि उसकी परफॉर्मेंस केवल औसत रेट की गई है, तो वह हैरान रह गया और गुस्से में सिस्टम से बोला, क्यों औसत? इस बार तो किसी ने मुझे देखा तक नहीं। सिस्टम इस पहले प्रश्न को मुफ्त में गिनेगा। सिस्टम होस्ट के प्रदर्शन का मूल्यांकन अपने थीवरी क्राइटेरिया के अनुसार करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि होस्ट ने बहुत अच्छी तरह से मिशन पूरा किया है, लेकिन होस्ट दोनों मिशनों में सबसे महत्वपूर्ण बात भूल गया था। वो ये कि होस्ट ने अपना सम्मानित चोर का नाम पीछे नहीं छोड़ा। एक चोर का सम्मानित नाम उसकी दूसरी जिंदगी की तरह होता है। अगर सामने वाला ये नहीं जानता कि उसे किसने लूटा, तो वो तुम्हारी ख्याति कैसे फैलाएगा? अगर होस्ट ने अपना नाम वहां छोड़ा होता, तो सिस्टम तुम्हारे प्रदर्शन को एक स्तर ऊंचा आंकता। दूसरी बात, होस्ट ने सब कुछ नहीं चुराया। खजाने का दरवाजा, उसकी एरे और जाल, ये सब खजाने का हिस्सा है, इसलिए होस्ट को उच्च रेटिंग नहीं मिल सकती। अंत में ये तुम्हारी सारी गलतियां नहीं हैं, लेकिन सिस्टम केवल तुम्हारे शून्य स्तर के अधिकार के अनुसार ही बता सकता है। अगर होस्ट और जानना चाहता है, तो अपना अधिकार स्तर बढ़ाओ। सिस्टम ने एस को एक लंबा लेकिन जोश भरा स्पष्टीकरण दिया। एस ने यह सब सुनकर दिमाग थाम लिया। वो कह रही है कि वो चाहती है कि मैं अपना नाम पीछे छोड़ दूं ताकि वो मेरा नाम फैलाएं। बकवास, वो तो मुझे पकड़ने के लिए जान लगा देंगे, और अब मुझे वो बड़ा दरवाजा और एरे भी चुरानी होगी। पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि उन्हें अलग कैसे करूं बिना पकड़े गए, और ये सब करने के बाद भी परफेक्ट रेटिंग नहीं मिलेगी। वो लगभग फट पड़ा, लेकिन सिस्टम से बहस करने का कोई फायदा नहीं समझा, इसलिए चुपचाप सह गया। वो केवल इन अद्भुत इनामों को देखकर शांत हो सका। ये नंबर 1 सिटी कहाँ है? खैर, मैं जल्द ही जान जाऊंगा जब मैं रेड माउंटेन सिटी पहुंचूंगा। और ये थीफ पैनल क्या है? जॉब मिशन के बारे में सोचते हुए एस का चेहरा गंभीर हो गया। वो सिस्टम से पूछना चाहता था, लेकिन अपना कीमती प्रश्न बर्बाद नहीं करना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, सिस्टम, तुम कहां से आए हो? होस्ट के पास पर्याप्त अधिकार नहीं है। तो तुमने मुझे ही क्यों चुना? यह प्रश्न उसके मन में बहुत समय से था। होस्ट के पास पर्याप्त अधिकार नहीं है, तो फिर सभी पेशों में से चोर ही क्यों? यह उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक था। एस को यह तो पता था कि सिस्टम उसे कुछ भी बना सकता है। वो एक रासायनिक निर्माता या रून क्राफ्टर भी बन सकता था। वो एक शक्तिशाली योद्धा भी बन सकता था, हेवन स्टीलर टेक्निक के साथ। लेकिन चोर ही क्यों? उसे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम इस प्रश्न का उत्तर देगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सिस्टम ने उत्तर दिया। एक चोर स्वतंत्र होता है और जो चाहे कर सकता है। वो समाज के किसी नियम या राष्ट्र के किसी कानून से बंधा नहीं होता। अगर वो पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो, तो स्वयं सत्ता के नियमों से भी परे हो सकता है। तो फिर एल्केमिस्ट या क्राफ्टर क्यों बनना, जब तुम सिर्फ एक विचार से उनके बनाए हुए सामान को चुरा सकते हो? योद्धा क्यों बनना, जब तुम अपने दुश्मनों की हर चीज चुराकर उनके लिए एक भयानक दुश्मन बन सकते हो? जब तुम अंधकार के शासक बन सकते हो, तो प्रकाश में लड़ने की जरूरत ही क्या है? याद रखना होस्ट, एक चोर स्वतंत्र होता है। सिस्टम के शब्द सुनकर एस तुरंत एक तंद्रा जैसी अवस्था में चला गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक चोर को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। ऐसा लगा जैसे एक बाधा टूट गई हो और उसकी साधना आगे बढ़ने लगी है। 10 घंटे बाद एस होश में आया और महसूस किया कि उसकी मांसपेशियां अब चीख के साथ प्रतिध्वनित कर सकती हैं। यहां तक कि उसकी हड्डियां भी एक अद्भुत परिवर्तन से गुजर रही थीं। मैंने एक ही रात में हेवेंस गेट्स रेल्म का तीसरा द्वार पार कर लिया। मुझे लगता है ये अनुभव और सिस्टम के शब्दों की रहस्यमय शक्ति के कारण हुआ, जिससे मैं हेवन स्टीलर टेक्निक को
और गहराई से समझ पाया। एक चोर स्वतंत्र होता है। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ याद किया। एपिसोड 36। एस ने कहा, स्टेटस पैनल, होस्ट एस वाइट, रेस ह्यूमन, नो ब्लड लाइन, हेवन फर्स्ट मॉर्टल स्काई हेवन, मार्शल साधना, हेवनली गेट्स थर्ड हेवनली बोन्स गेट, EXP 5000 में से 450, सोल साधना, येलो विंड सोल कोर, SP 1000 में से 999, एक्स्ट्रा 1031, TP 1053, स्किल्स 5, स्टेल्थ बेसिक हाई, साइलेंट स्टेप्स बेसिक हाई, ट्रू एंड फॉल्स आइज बेसिक मिडल, ट्रेजर ओपनिंग हैंड्स बेसिक आर्ट 4th फॉर्म, पिक पॉकेट मिडल, साधना टेक्निक 2, हेवन स्टीलर टेक्निक वॉल्यूम 1, डुअल शैडो स्वॉर्ड्स, करंट मिशन 1। एस अपने स्टेटस को देखकर दंग रह गया और तुरंत अपनी हेवनली सेंस का प्रयोग किया। उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही जब उसने पाया कि अब वो अपने चारों ओर 30 मीटर तक के क्षेत्र को देख या महसूस कर सकता है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरी सोल साधना भी बढ़ जाएगी, और सिस्टम के अनुसार अब मेरी सोल हेवनली फाउंडेशन बिल्डिंग रेल्म के बराबर है। ये सोचते ही एस अत्यंत प्रसन्न हो गया। ये वास्तव में एक अप्रत्याशित उपहार था। एस ने अपनी उंगलियों पर सोल थ्रेड्स बनाई और अब प्रत्येक उंगली से 2 डोरियां बन रही थीं। अब ये रंगहीन नहीं थीं, बल्कि पीली हो गई थीं। ये थी हेवनली सोल ची जो उसने ब्लैक विंड सोल टेक्निक से येलो विंड सोल कोर बनाते समय प्राप्त की थी। लेकिन इसे केवल एस या उससे एक पूर्ण रेल्म ऊपर का सोल साधक ही देख सकता था। कुछ देर अपनी सोल साधना का परीक्षण करने के बाद उसने ध्यान दूसरी ओर लगाया। अब उसके पास 1000 से अधिक टीपी थे। वो कान से कान तक मुस्कुराया और बोला, सिस्टम, शॉप खोलो। पिछली बार उसके पास बहुत कम टीपी थे, इसलिए उसने दुकान के अन्य आइटम्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब उसके पास पर्याप्त टीपी थे। सिस्टम शॉप, अवेलेबल स्किल बुक्स, अवेलेबल साधना टेक्निक, अवेलेबल वेपन्स, अवेलेबल पिल्स। एस ने एक एक करके देखा। स्किल बुक्स नहीं बदली थीं, ना ही टेक्निक्स या पिल्स। फिर उसने वेपन्स का पैनल खोला। अवेलेबल वेपन्स, ब्लैक ब्लेडेड स्वॉर्ड सेट, एक शॉर्ट स्वॉर्ड, एक लॉन्ग स्वॉर्ड, फर्स्ट ग्रेड वेपन्स, प्राइस 30 थीफ पॉइंट्स। 2 फेस मास्क, एवरेज इल्यूजनरी फॉर्मेशन आइटम, प्राइस 80 थीफ पॉइंट्स। इनविजिबल बीड 5 अवेलेबल, 1 टाइम यूज फॉर 1 मिनट, प्राइस 50 थीफ पॉइंट्स पर बीड। एस ने देखा कि इस बार वेपन्स के विवरण बदल गए थे और उनके सामने ग्रेड दिख रहा था सिवाय इनविजिबल बीड के। वो चकित हुआ और सिस्टम से पूछा, सिस्टम, ये फर्स्ट ग्रेड और फॉर्मेशन का क्या मतलब है? वो उलझन में था क्योंकि वो जानता था कि ब्लू रैंक्ड एल्केमी पिल्स और 3 स्टार वेपन भी सिस्टम की दृष्टि में केवल निम्न स्तर के थे। अब उसने पहली बार फर्स्ट ग्रेड और फॉर्मेशन शब्द देखे थे। 3 टीपी रिक्वायर्ड, सिस्टम ने ठंडे स्वर में कहा। ले लो, एस ने झुंझलाते हुए कहा। मॉर्टल स्काई हेवन में कुल 9 ग्रेड के एल्केमिस्ट्स, क्राफ्टर्स और रून क्राफ्टर्स होते हैं। 1st से 9th ग्रेड के एल्केमिस्ट्स क्रमशः 1st से 9th ग्रेड की पिल्स बना सकते हैं। इसी तरह क्राफ्टर्स 1st से 9th ग्रेड के वेपन बना सकते हैं। जहां तक रून क्राफ्टर्स की बात है, वे वस्तुओं पर रून्स उकेर सकते हैं और ये रून सिंबल्स 9 ग्रेड में विभाजित हैं। रून सिंबल्स ही रून क्राफ्टिंग का सार हैं। एक एरे में अधिकतम 9 रून सिंबल्स हो सकते हैं। एरे के ऊपर का स्तर है रून फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में 9 से अधिक रून सिंबल्स हो सकते हैं और यह बहुत शक्तिशाली होता है। कितने रून सिंबल्स एक वस्तु पर उकेरे जा सकते हैं, यह उस वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है। जहां तक 9th ग्रेड से ऊपर की बात है, होस्ट को अपनी अथॉरिटी बढ़ानी होगी। सिस्टम केवल यही सूचना वर्तमान स्तर पर दे सकता है। एस को ऐसा लगा जैसे उसके सामने एक नया संसार खुल गया हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर ये वेपन्स और फॉर्मेशंस वाकई में उतनी ही शक्तिशाली हैं जितना सिस्टम कह रहा है, तो क्या इसका मतलब नहीं कि वो इस दुनिया में अजय हो सकता है? क्योंकि उसने इस दुनिया में कभी फर्स्ट ग्रेड वेपन का नाम तक नहीं सुना था। उसने उत्साहित होकर पूछा, सिस्टम, तो इस दुनिया में फर्स्ट ग्रेड वेपन्स किस स्तर के माने जाएंगे? होस्ट की स्मृति और ज्ञान के विश्लेषण के अनुसार फर्स्ट ग्रेड वेपन्स 9 स्टार वेपन से भी ऊपर हैं, लेकिन होस्ट के ज्ञान की सीमाओं के कारण सिस्टम ये 100% सटीक नहीं कह सकता।
एस ने केवल 9 स्टार से ऊपर सुना और तुरंत बोला, सिस्टम, मैं सब कुछ खरीदना चाहता हूं। उसे डर था कि कहीं सिस्टम फिर से शॉप अपडेट ना कर दे। खरीदारी सफल रही। सभी वस्तुएं होस्ट के थीव्स स्पेस में भेज दी गई हैं। टीपी 690। एस को अपने 360 टीपी की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने उन्हें फर्स्ट ग्रेड खजानों पर खर्च किया था। उसने तुरंत अपना थीव्स स्पेस खोला। अंदर चोरी किए गए माल के कोने में सुंदर काले दुधारी तलवारों का सेट रखा था। छोटी तलवार 1 फीट लंबी और 2 इंच चौड़ी थी, जबकि बड़ी तलवार 3 फीट लंबी और 3 इंच चौड़ी। उनके बगल में एक आधी काली और आधी सफेद मुखौटा था, जिसके किनारों पर 9 से अधिक रून सिंबल्स उकेरे गए थे। ये एक फॉर्मेशन थी। अंत में वहां 5 छोटे धूसर मोती थे, जिनमें रहस्यमयी रून सिंबल्स भरे हुए थे। एस इन ग्रेट वस्तुओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वो तुरंत उन्हें आजमाना चाहता था, खासकर उन 2 काली तलवारों को, जिनसे उसे गहरा संबंध महसूस हो रहा था। ईवा अभी भी साधना में थी। उसकी आंखें बंद थीं। एस ने कुछ सोचा और तय किया कि वो इन तलवारों को जंगल में यात्रा करते हुए आजमाएगा। आखिरकार ये डीमन बीस्ट से भरा हुआ जंगल था। उसने तलवारें परखने का विचार छोड़कर काला सफेद मुखौटा निकाला। जैसे ही उसने मास्क को छुआ, उसके यूज की जानकारी सीधे उसके मस्तिष्क में उतर गई। वह बहुत प्रभावित हुआ। ये मास्क उसका चेहरा 2 अलग अलग व्यक्तियों के समान बदल सकता था। बस लक्ष्य चुनना होता था और फॉर्मेशन उसे स्कैन करके एक भ्रम बना देती थी। ये फॉर्मेशन रिवर्ची साधकों को भी धोखा दे सकती थी। इस मास्क के साथ अब मुझे गैंट या कैल्बी परिवार के डरने की जरूरत नहीं, भले ही मैं रिवर फ्लावर सिटी वापस जाऊं। और अब जब मुझे नई यात्रा पर जाना है, तो नए शहरों में मैं हमेशा एक नया चेहरा रख के अपने मिशन पूरे कर सकता हूं। वो अजीब मुस्कान के साथ सोचने लगा। उसने मास्क को फिर से थीव्स स्टोरेज में रखा और मन को शांत करके अपने डुअल शैडो शॉट्स की साधना शुरू कर दी। उसका हेवनली ची अब पूरी तरह से पुनः स्थापित हो चुका था। एस की आत्मा और शरीर पहले ही साधना में ब्रेक थ्रू कर चुके थे, इसलिए अब वो अपने स्वर्ड स्किल पर केंद्रित था। वो जानता था कि ये टेक्निक यदि पूरी तरह साधी जाए तो जीवन रक्षक साबित होगी। 2 घंटे बाद एस शैडो ड्यूअल स्वॉर्ड्स टेक्निक का लगातार अभ्यास करता रहा, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। वो निराश हो गया। पूरी रात की साधना के बाद ईवा ने अपनी सुंदर आंखें खोलीं। अब वो किसी परी जैसी लग रही थी। उसने एस के उदास चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। एस उसकी मधुर आवाज से चौंक गया और उसकी मुस्कान को देखकर फिर खो गया। फिर मजबूर होकर बोला, नहीं, कुछ खास नहीं, बल्कि तुम बहुत खुश लग रही हो। क्या तुम्हें अपनी यादों में कुछ खास मिला? ईवा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मुझे 2 नई स्किल्स मिली हैं और वे बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे उन्हें मास्टर करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चिंता मत करो, इससे हमारी यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलो रेड माउंटेन सिटी की ओर चलते हैं। वे फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए इसने कहा, मुझे अभी तक कोई डीमन बीस्ट नहीं दिखा। क्या इस जंगल में वे नहीं रहते? वो अपनी तलवारें परखना चाहता था, लेकिन कोई दानव नहीं मिला, इसलिए उसने ईवा से पूछा, जो उससे ज्यादा जानकार थी। ईवा ने गंभीरता से कहा, यहां कई उच्च स्तरीय डीमन बीस्ट हैं, लेकिन वे जंगल के भीतर गहराई में रहते हैं। हम बस उनके क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। ईवा की बात सुनकर एस गंभीर हो गया। वो जानता था कि ये डीमन बीस्ट्स साधारण ची बीस्ट नहीं थे, जिन्हें वो खा लेता था। वे बीस्ट रेस के डीमन बीस्ट्स थे, और बीस्ट रेस गोल्डन स्काई वर्ल्ड की जातियों की रैंकिंग में 5वें स्थान पर थी, मानवों के ठीक नीचे।